हेलो बच्चों, अब हम थर्ड पार्ट इसका करने जा रहे हैं। तो बच्चों, खाना बदोश का पार्ट थर्ड। अभी तक हमने पढ़ा कि जो सुबे सिंह है वो किस तरह से बुलाता है और उसकी किस तरह से मार लगाता है। मनो नहीं जाती, उसकी जगह जसदेव जाता है और जसदेव की वो मार लगाता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतज़ाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना लेना था। कपड़ा जलाकर राख पर देना ही दवाई की जगह काम करता था, यानी कोई दवाई का इंतज़ाम नहीं था। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया, रोटियां सेककर सुखिया के सामने रख गई। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतार ली। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि मानो को सुबे सिंह ने बुलाया था। तो इसका मतलब अब गलत नज़र है उसकी मानो पर। उसने निश्चय कर लिया कि मानो को किसने नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं, भले ही वो भट्टा को छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से वो सिहर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी। सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ, मानो ने सहज भाव से कहा। बामन तेरे हाथ की रोटी खाएगा? मतलब वो ब्राह्मण है तो तेरे हाथ की रोटी खा लेगा? अकल मारी गई तेरी? सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ में रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बामन नहीं, भट्टा मजदूर है वो हमारे जैसा, यानी मेरी तरह का ही है। वो भट्टे पर मजदूरी करता है। चारों तरफ सन्नाटा। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाज़ा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़े, मरेगा, हाथ पांव टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जिनावर है, यानी जानवर है, मानो ने सुबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप से देख रहा था। ये ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ के सामने रख दिया। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार के बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी नहीं बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और क्या बात हो सकती? जसदेव ने जया सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, नहीं ब्राह्मण हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर ये बात हो तो मैं जोर नहीं डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नीचे नहीं उतरता। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पीटे। फिर वो बामन हमारे बीच कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई, उसका गला रुंध गया। रोटी लेकर वापस जाने को मुड़ी। जसदेव ने साहस नहीं था कि उसे रोकने के लिए किया। उसने बीच जुड़े तमाम सूत्र अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी से बाहर चुपचाप लेट गई थी मानो। बिना कुछ खाए दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रहा। जसदेव भूखा है, वह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उसे ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सुबे सिंह से लड़ने में हौसला दे रही। 2-3 दिन होने का सुख मानो
महसूस करने लगी थी 2 से 3 होने का। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी भी नींद उड़ गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था। वे फिर सामने आ खड़ी हुई। आखिर जाए तो कहाँ जाए। सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह, कहीं कभी भी हमला कर सकता था, या फिर मानो को विचार आते ही वो कांप गया था। उसने करवट बदली, मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया। जसदेव ने पूरी रात जागकर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सेल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वो डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वो इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाया और कहा, अपने काम से काम रखो, क्यों न चमारों ऐसे संबोधित किया के चक्करों में पड़ते हो। यानी तुम अपने काम से काम रखो, दूसरा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह सहजता के साथ काम करने लगी। वो जानती थी उसके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वो चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं था। उसकी तमाम कोशिशें निरर्थक साबित हुई, इसलिए वो मानो और सुखिया के परेशान करने पर उतर आया। उसने असगर ठेकेदार से कह दिया कि उससे कुछ पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे, न कोई रियायत ही बरते। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नज़र थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया कि वो उसका मुकाबला करेगा। उठते बैठते उसके मन में एक ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह का इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुखिया और मानो दिन रात काम में जुटे रहते, फिर भी हर महीने से ज़्यादा कुछ नहीं बचा पाते। वो पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्के ईंटों का घर बनाना। इसलिए सूबे सिंह के जातियों को भी सहन कर रहे थे, लेकिन एक तड़प थी दोनों में। वे उसे संभाले हुए थे। सूबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ रहा था उसे तंग करने के लिए। एक सिद्ध युद्ध जारी था उनके बीच। सुखिया ने ईंट पाथने का साचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया था। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बंधाई। काम से क्यों डरना, यानी काम कैसा भी हो उससे डरना नहीं चाहिए, उसने अपनी पत्नी से कहा। सुखिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वो मानो हुक्म चलाने लगा था, मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी में चला गया। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दी। कच्ची ईंटों को सूखने के लिए खड़ी 2 आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी। ईंट पाथने की जगह खाली करते ही मानो लौटकर झोपड़ी में आ गई। हैंडपंप पर भारी भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का इंतजार करना नहीं चाहती तो उसने जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकट पड़ी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले वह काम पर पहुंच गई थी। इक्का दुक्का मजदूरी इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पहुंच गई। वहां का दृश्य देखकर वो अवाक रह गए। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी। यानी उसके साथ अब दुर्व्यवहार हो रहा था। सारी ईंटें टूट चुकी थी उसकी, जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से रौंदा हो। ईंट की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। आवाज़ सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था कि वह जंगली जानवर का काम हो। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं।
मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी टूटी ईंटों को देखकर वो बौरा गई थी, जैसे किसी ने उसकी ईंटों के मकान को धराशायी कर दिया। और जसदेव काफ़ी देर बाद आया। उसने निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ना हो। सुकिया भी हल्ला सुनकर मौरी का काम छोड़कर वहाँ आया। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठ गया। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई। फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुकिया को देखते ही मानो जोर जोर से रोने लगी। सुकिया ने मानो की आंखों में बहते तेज अंधड़ों को देखा। उसकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। अक्सर ठेकेदार ने साफ कह दिया कि टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इसकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ने उसकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मानो ने सुकिया की और डबडबाई आंखों से देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छला आई थी। उसे लग आया जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी हो जा रही। वहाँ रुकने के लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा। चल, ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उसकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर बिछा दी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े थे, एक खाना बदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल, पसीने के अस जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव ये था। सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा। मानो को यकीन था कि जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया। मानो के सीने में एक टीस उभरी। सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर गई थी। उसकी होंठ फड़फड़ाए। वे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुट कर रह गए। सपनों के कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा। यानी बच्चों, इसमें उनकी मेहनत की से बनाई हुई ईंटों को किसी ने तोड़ दिया। और वो इसलिए था कि वो सूबे सिंह की बातों में नहीं आई, तो उसने तोड़वा दी ईंटें। और क्योंकि जो मजदूर होता उसका कोई साथ नहीं देता, इसीलिए सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया वहाँ से खाना बदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए, वो वहाँ से चल पड़े। और मानो भी सुकिया के पीछे भारी मन से चल पड़ी। इस तरह बच्चों, आपका जो ये पाठ है ये कंप्लीट होता है।